फंडामेंटल राइट्स में जितने कॉम्प्लिकेशंस हैं, मतलब कॉम्प्लिकेशंस मतलब वो राइट्स ना जो थोड़ा समझने में मुश्किल होते हैं, वो बेसिकली आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 का असली मीनिंग समझना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है बहुत बार, और कभी कभी आर्टिकल 22 भी समझते उसको। 19 से लेकर 22 तक हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स में राइट टू फ्रीडम है। अब उसमें 19 हमने ऑलरेडी देख लिया, 6 टाइप ऑफ राइट्स हमने देखा है। अब आर्टिकल 20 जो है बेसिकली इसका रिलेशन जो है वो क्राइम से है। पहले ये समझते हैं कि ये किसी भी क्रिमिनल को प्रोटेक्ट करने के लिए ये राइट्स हमें मिले हैं। अब क्रिमिनल को प्रोटेक्शन क्यों देना, ये एक ज़रूरी बात। मामला ये है कि अगर किसी ने कोई गुनाह किया है, कोई क्राइम किया है, तो उसे तो सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। लेकिन हमें ये तो देखना पड़ेगा कि भाई जब उसने क्राइम किया था उसको आज जो सज़ा मिल रही है उसके क्राइम के टाइम पे वो लॉ एग्जिस्ट कर रहा था क्या? वो लॉ अगर उस समय में मौजूद होगा तो उसको बिल्कुल सज़ा मिलेगी। अगर वो लॉ ही नहीं होगा तो आप सोचो कि हम उसे सज़ा क्यों दें। अब सिंपल एक बड़ी सिंपल सी बात बता दूं, जैसे कोविड के टाइम पे कंपलसरी मास्क जो है वो कंपलसरी किया गया था, ठीक है। मास्क अगर नहीं पहने तो 500 रुपीज़ जो है वो पेनल्टी था। आज हेलमेट कंपलसरी है। तो आपको क्या लगता है, मतलब जब से हम लोग मोटरसाइकिल चला रहे हैं तब से क्या हेलमेट कंपलसरी है? बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। मास्क क्या कंपलसरी था पहले से? बिल्कुल कंपलसरी नहीं था। लेकिन समझ के चलते हैं कि अगर मार्च या फिर अप्रैल 2020 में मास्क को लेके अगर कोई एक्ट आया होगा, अगर कोई लीगल प्रोविज़न हुई होगी, तो आप गवर्नमेंट कह रही है कि भाई फरवरी में किसी ने मास्क नहीं पहना था, एक काम करो सबसे 500 रुपये पेनल्टी लो, तो ये कितना इनलीगल हो जाएगा। समझ में आई बात? वैसे ये मास्क हमने बड़ा सिंपल एग्जांपल लिया, हम बात कर रहे हैं क्रिमिनल केसेस को लेके। एक बात याद रखिए, हम लोग इसमें तीन आर्टिकल्स मतलब 3 प्रोविजंस देखने वाले हैं। तीनों प्रोविजंस डील करते हैं क्रिमिनल केसेस से, ये सिविल केसेस से डील नहीं करते। क्रिमिनल केसेस एंड सिविल केसेस क्या होते हैं ये हमने इसके पहले भी देखा है, ठीक। और ये बेसिकली क्राइम्स को लेके है, क्रिमिनल्स को लेके है, क्रिमिनल्स के प्रोटेक्शन को लेके है। फिर से वही बात, जब अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो उसको सज़ा तो होगी, लेकिन उसको सज़ा देते समय भी हमें जिस तरीके से लगता है हमारे खुद के रूल के हिसाब से किसी को कैसे भी सज़ा मिल पाएगी क्या, बात ये है। मतलब अगर कोई गरीब है, गरीब ने अगर 500 रुपये चोरी की है तो उसे फांसी की सज़ा, और कोई अमीर है उसने कितना भी बड़ी मतलब कुछ किया होगा गुनाह, फिर भी उसको हल्की फुल्की सज़ा देके अगर हम लोग छोड़ेंगे तो ये तो सही बात नहीं होगी। बात ये है कि अगर हमारे लॉ बुक में कोई भी अगर क्राइम होता है और क्राइम को लेके जो भी कहा गया कि भाई इतना पनिश किया जाएगा, तो ऑफकोर्स उतना ही पनिश किया जाएगा। उससे ज़्यादा का पनिशमेंट देने के लिए रिस्ट्रिक्ट करने का काम करता है आर्टिकल 20। तो सोचिए, हमने फंडामेंटल राइट्स को सर्व करते समय हमने आम लोगों को तो दिया ही है, नो डाउट आम लोगों के लिए सारी चीज़ें हैं, लेकिन आम लोगों के साथ साथ भी वो लोग जिन्होंने कोई क्राइम किया भी है, कोई क्रिमिनल है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको जैसे सज़ा देनी है वैसे सज़ा दी जाएगी, नहीं। लॉ कहता है कि इस क्राइम के लिए इतनी ही सज़ा मिलनी चाहिए, तो बिल्कुल उसे उतनी ही सज़ा होगी, उससे ज़्यादा उसको सज़ा नहीं होगी। तो हम इसमें 3 प्रोविजंस देखने वाले हैं, जिसमें है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसके अलावा नो डबल जेओपार्डी, और इसके अलावा है नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन। एक एक करके तीनों का मीनिंग हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसको समझते हैं, बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। जैसे मैंने पहले ही आपको ये बताने की समझाने की कोशिश की कि जब हम कोई भी एक्ट कर रहे हैं वो, या फिर थोड़ा उल्टा देखते हैं उसको, या फिर सीधा देखते हैं, समझ के चलिए आज एक लॉ बना, उस लॉ के हिसाब से कल अगर किसी ने कोई क्राइम किया हो तो क्राइम उसका कल का है, लॉ बन रहा है आज, तो उसने कल उस क्राइम को किया है, इसलिए वो लॉ को आज लागू नहीं किया जा सकता। जहाँ पे प्रेजेंट के एक्ट पास्ट में लागू होते हैं ना, प्रेजेंट के एक्ट जहाँ पे पास्ट में लागू होते हैं उसको हम लोग कहेंगे एक्स पोस्ट फैक्टो, लेकिन जहाँ पे प्रेजेंट के एक्ट ये पास्ट में लागू नहीं होते उसे हम लोग कहेंगे नो एक्स पोस्ट फैक्टो। एक सिंपल एग्जांपल में मैं आपको बताऊँ, 1988 में जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट थे, यस 88, उनके लिए एक एक्ट आया था, और ये जो एक्ट था वो बेसिकली इसी के बेसिस पे था, ये आपके करप्शन को लेके था, कोई करप्शन एक्ट था। अब एग्जांपल लेंगे,
1988 को एक करप्शन एक्ट हुआ और एक्ट ये कह रहा है कि अगर कोई भी ऑफिसर अगर करप्शन करते हुए पकड़ा गया तो उसे कम से कम 5 साल की सजा होगी। ठीक है, अब एक्ट लागू हुआ 1988 को, आपके या फिर कोई एक XYZ पर्सन था, उसने 1986 को 1 करोड़ का करप्शन किया, उसने किसी से डिमांड की और भाई उसने सामने वाले का काम कर दिया। करप्शन हुआ 1986, एक्ट लागू हुआ 1988, 1990 को ये केस सामने आया कि इसने पैसा लेके जो है वो काम किया था। अब ये बात आई है 1990 को, तो उसके ऊपर वो केस लागू हो सकती है क्या? तो नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोटेक्शन जो है वो है नो एक्सपोज फैक्टो। ये एक्ट लागू हुआ 1988 को, उसका करप्शन हुआ 1986 को, बात पता चल रही है 1990 को। अगर एक्ट लागू होने के बाद का कोई करप्शन रहता तो बिल्कुल वो केस लागू होती, लेकिन एक्ट लागू होने के पहले का ये करप्शन है, इस कारण इस पर्सन पे कोई भी केस लागू नहीं होगी। तो नो एक्सपोज फैक्टो मतलब आज जो लॉ लागू कर रहे हैं उस लॉ को पास ड्यूरेशन से हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। समझ में आई बात? ठीक है। और दूसरी बात, उसने किया हुआ क्राइम और क्राइम के लिए जो भी सजा रूल बुक बता रहा है बस उतनी ही सजा दी जा सकती है, उससे ज़्यादा की सजा उस पर्सन को नहीं दी जा सकती। तो देखिए यहाँ पे क्या है नो एक्सपोज फैक्टो लॉ में, नो पर्सन शाल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट। ठीक है, अभी हमने जो एग्जांपल लिया वही सेंटेंस है ये कि भाई उस टाइम पे वो जो भी क्राइम कर रहा है ना, अगर वहां पे उस टाइम पे वो लॉ अगर लागू नहीं है तो उसको कोई सजा नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। पास्ट टाइम से अभी के एक्ट जो है वो लागू नहीं हो सकते। और दूसरा टर्म, सब्जेक्टेड टू अ पेनल्टी ग्रेटर देन दैट प्रिस्क्राइब बाय द लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट। मतलब उसने जो क्राइम किया है उस क्राइम के लिए जो भी सजा दी है या फिर जितना पेनल्टी दी है या फिर जो भी पनिशमेंट कहा गया है उसको उतना ही पनिशमेंट किया जाएगा, उससे ज़्यादा का पनिशमेंट उसे बिल्कुल नहीं किया जाएगा। क्लियर? 2 प्रोविज़न है। आपने सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि अगर एक्ट कोई आज लागू होता है तो वो पास डे से लागू नहीं हो सकता है। आज के एक्ट से बड़ा सिंपल सा मामला समझ के चलो कि आपने आज कोई गड़बड़ कर दी, उसको गड़बड़ कर दी मतलब आपने सरकार के खिलाफ कुछ कर दिया। एग्जाम्पल, सरकार कह रही है कि भाई आपको तो मजा चकाई जाएंगी, आप कह रहे हो कि चलो चकाओ, हमने भी पूरे लॉ एंड रूल बुक पढ़े हैं, कोई ऐसा एक्ट नहीं है कि हमारे ऊपर केस कर सकते हो। तो गवर्नमेंट कह रहे कि रुको बेटा, हम लोग अभी हमारा सेशन चल रहा है, विंटर सेशन, अभी हम लोग लॉ लाते हैं। गवर्नमेंट ने लॉ ला लिया और अब उस लॉ का यूज़ करके आपके ऊपर केस डालने की कोशिश गवर्नमेंट कर रही है, नहीं होगा। आपने एक्शन पहले कर लिया था, गवर्नमेंट लॉ अब बना रही है। ठीक है, सो लॉ ये अभी जो है प्रेजेंट के लॉ ये पास से इंप्लीमेंट नहीं हो सकते। डन? क्लियर? लेकिन ये प्रोटेक्शन है ना, अरे प्रोटेक्शन ही तो है, ये प्रोटेक्शन क्रिमिनल केसेस में लागू है, सिविल में नहीं है। अगर वो केस सिविल केस है या फिर अगर वो केस टैक्स बेसिस के केसेस है तो उसके लिए प्रेजेंट के एक्ट भी पास्ट से लागू हो सकते हैं। ये एक्सेप्शन है भाई, ये एक्सेप्शन है। जैसे मैं बड़ा सिंपल बताऊँ, एग्जाम्पल में बता दूँ। एग्जाम्पल लेते हैं एक, वैसे भी मैंने एक बात पहले ही क्लियर कर दिया कि ये तीनों जो हम लोग पॉइंट्स देख रहे हैं क्रिमिनल केसेस के लिए है, ये क्रिमिनल को प्रोटेक्ट करते हैं, क्रिमिनल को प्रोटेक्शन देते हैं, सिविल को नहीं देते। हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट तो किया जा रहा है लेकिन क्रिमिनल को, सिविल को ये लागू नहीं होगा। एग्जाम्पल लेंगे, आज 2025 है और समझ के चलिए कि इनकम टैक्स को लेके, एग्जाम्पल इनकम टैक्स को लेके गवर्नमेंट अगर 20% टैक्स ले रहा है, ऑफकोर्स इस साल बजट या फिर एक्ट एक बना है कि हम 20% जो है वो टैक्स लेंगे, एग्जाम्पल, और 2015 से लेके तो 2025 तक मेरा इनकम ये जो जितना अमाउंट जिसको हम लोग कहते हैं ना जिसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना है, एग्जेम्प्टेड अमाउंट के ऊपर मेरा इनकम था लेकिन फिर भी मैंने टैक्स नहीं भरा, तो ये तो टैक्स चोरी हुई। 2025 को गवर्नमेंट को पता चल गया कि भाई 2015 से लेके 2025 तक मेरा इनकम तो था लेकिन फिर भी मैंने टैक्स नहीं भरा, तो मेरे ऊपर नो डाउट टैक्स लिया जाएगा, मुझे पनिश भी किया जाएगा। लेकिन पनिश किया जाएगा तो अब एक एग्जांपल लेते हैं कि 2015 से लेके तो 2024 तक एग्जांपल
कंटिन्यूसली जो इनकम टैक्स का रेट था ना वो 5% था और इस साल हुआ ये 20%, ठीक है। लेकिन अब गवर्नमेंट मुझसे टैक्स लेते समय पूरे 10 साल की इनकम का 20% चार्ज कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये केस सिविल या फिर ये केस टैक्स बेसिस का है। क्रिमिनल पे ये इस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, ठीक है, क्लियर। तो अभी तो एटलीस्ट इतना याद रखो कि ये जो प्रोटेक्शन मिला है ये प्रोटेक्शन आपको बस क्रिमिनल केसेस को मिला है, ये सिविल बेसिस या फिर आपके टैक्स बेसिस केसेस को नहीं मिला है। डन, चलो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड, नो डबल जेओपार्डी। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एनी पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। अगर किसी भी पर्सन ने कोई भी क्राइम किया है, लेकिन सिंगल क्राइम, एक क्राइम, किसी भी पर्सन ने कोई क्राइम किया है तो उस क्राइम के लिए उससे एक से ज़्यादा सज़ा नहीं दी जा सकती। एक के ऊपर उसके ऊपर केसेस जो है वो नहीं चला सकते। एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन ने इस पर्सन का मर्डर कर दिया या फिर हाफ मर्डर हुआ, एग्जाम्पल लेते हैं, इस पर्सन ने इस पर्सन का हाफ मर्डर किया, हाफ मर्डर के लिए अगर कोर्ट कह रहा है कि 5 साल की सज़ा होगी तो उसे कोर्ट एक ही बार सज़ा सुनाएंगी 5 साल की। पता चला कि फिर से उसी कोर्ट में फिर से एक बात आई, इस वही केस आई और कोर्ट कह रहा है कि एक काम करते हैं 5 साल और एक उसको बढ़ा के हम लोग और 5 साल की सज़ा देते हैं, तो 5 और 5 10 साल की सज़ा एक ही क्राइम को लेके नहीं दिया जा सकता। एक पर्सन के एक क्राइम को लेके उस पर्सन के ऊपर एक बार एफआईआर हो सकती है, एफआईआर इन द सेंस एक बार वो केस जा सकती है और कोर्ट एक बार उसको सजा दे सकता है। एक ही गुनाह के लिए उसको बार बार सजा नहीं दिया जा सकता। एग्जाम्पल, इस पर्सन का फुल मर्डर हुआ, मर गया और कोर्ट ने सामने वाले को फांसी की सजा सुनाई, लेकिन कोर्ट कह रहा है कि नहीं भाई बड़े बुरी तरीके से मारा, तो एक काम करो इसको 2 बार फांसी दो, एक बार फांसी दो, पूरा मार दो, फिर उतारो, फिर लटकाओ, फिर फांसी दो। एक पर्सन एक क्राइम, उसे सजा एक बार दी जाएगी। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, एक पर्सन एक क्राइम, अगर मैंने इसका हाफ मर्डर किया और मैंने इसका भी हाफ मर्डर किया तो दोनों केसेस अलग अलग चलेंगी? चल सकती, बिल्कुल चल सकती। इसके लिए हो सकता है मुझे 5 साल की सजा और इसके अलावा इस केस के लिए मुझे और 5 या 10 साल की सजा हो सकती है। समझ में आई बात? लेकिन 1 पर्सन 1 क्राइम 1 पनिशमेंट। अगर उसने डिफरेंट क्राइम किया तो ऑफकोर्स उसको तो सजा ज़्यादा ही मिलेंगे ना, ठीक है। ये प्रोटेक्शन हमें मिलता है। लेकिन मुझे जितना याद आ रहा है, लास्ट टाइम कौन सा बाबा था वो, बाबा राम रहीम था, क्योंकि इतने बाबा तो बाबा इतने हो गए, इतने फ्रॉडी बाबा, बहुत बार याद भी नहीं आता, शायद बाबा राम रहीम ही था। उसके ऊपर रेप के एलिगेशंस लगे। अभी तो ये धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर भी लगे हैं, अभी लगे, 1-2 दिन पहले की बात है, वो बात छुपाई जाती है, वो बात अलग। तो उस पर्सन पे, बाबा राम रहीम पे, उस कोर्ट ने 10-10-10 3 अलग अलग सजा दी थी, 10-10 साल की। वो पता नहीं किस तरीके से, वो क्या एक्सेप्शन था या फिर क्या था, उसको लेके तो बात सामने गई भी नहीं, लेकिन इस तरीके से सजा हुई थी। चलो वो एक्सेप्शन है, उसको बगल में रखो। लेकिन कोई भी पर्सन उसका सेम क्राइम, उस सेम क्राइम के लिए एक से ज़्यादा उसको सजा नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन है, ये प्रोटेक्शन आपको बस कोर्ट में चलने वाले केसेस को लेके हैं। फिर मामला ये हो जाता है कि अच्छा केसेस या फिर कोई बात या फिर कोई भी मामला कोर्ट के अलावा भी चलता है, बिल्कुल चल सकता है, क्यों नहीं चल सकता है। आपने अगर कोई क्राइम किया, क्राइम मतलब आपने करप्शन किया या फिर आपने कुछ भी किया, तो उसको लेके डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी तो चल सकता है ना। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में जो भी काम चल रहा है ये कोर्ट का काम माना जाएगा क्या? माना जाएगा नहीं ना, तो वो कोर्ट का काम नहीं है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होते समय उस पर्सन पे एक ही उसके क्राइम को लेके एक से ज्यादा सजा दी जा सकती है। ये प्रोटेक्शन बस कोर्ट में लागू है, कोर्ट के अलावा आपके कोई भी जगह पे इस प्रोटेक्शन को लागू नहीं किया जा सकता, कोर्ट नहीं दे सकते हैं। लेकिन जैसे एग्जांपल यहाँ में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अगर हो रही है किसी की, तो वहां पे बिल्कुल सजा दी जा सकती है एक से ज्यादा। क्लियर? ठीक है, ये हुआ आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड भी देख लेते हैं, फिर आप उसको अच्छे से लिखते रखो। नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, ये क्या है ना, विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, सीधा सीधा मामला। एग्जाम्पल लेते, मतलब कोई ना ऐसा क्रिमिनल या फिर कोई भी पर्सन, उसको ये प्रोटेक्शन दिया जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, कहीं पे मर्डर हुआ
और पुलिस केस का बड़ा छानबीन कर रहा है, पुलिस को कुछ नहीं मिल रहा है। अब पुलिस परेशान हो गई। पहली बात तो पुलिस काम नहीं करती अच्छे से, ये प्रॉब्लम है। अब पुलिस को कुछ नहीं मिल रहा है। अब पुलिस को एक गरीब मिल गया और पुलिस ने सोच लिया कि काम करते इसको पकड़ के अंडर डालते, 2 डंडे मारते हैं और इससे ही बुलवाते हैं कि भाई बोल तूने ही क्राइम किया। अब उसको उठा लिया, उसको बहुत कूटा गया और उसने पुलिस स्टेशन में भाई मार खाने के बाद स्टेटमेंट दिया कि हाँ भाई छोड़ो, अब मत मारो मुझे, चलो मैंने ही मर्डर कर दिया, मैंने ही खून किया। अब ये इन्होंने रिकॉर्ड कर दिया और रिकॉर्ड करके अगर ये कोर्ट में ले जा रहे हो और कोर्ट में जज को बता रहे कि देखिए इन्होंने खुद जो है वो एक्सेप्ट किया है कि मैंने क्राइम किया है, कोर्ट नहीं मानेगा। कोर्ट नहीं मानता है, कोर्ट बिल्कुल नहीं मानेगा। अगर उसने स्टेटमेंट भी दिया है ना पुलिस स्टेशन में या फिर मीडिया के सामने भी दिया है, टीवी पे दिया है, तो भी नहीं मानेगा कोर्ट, बिल्कुल नहीं मानेगा। कोर्ट बोलेगा लाओ उसको हमारे सामने बुलवाओ और प्रूफ करो कि सही में उसने किया है। वो लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है, पता है आपको? कोर्ट में काम नहीं करता, ये पता है क्या आपको? कोर्ट नहीं मानता उसे। कोर्ट क्यों मानेगा? ये इतना जो तामझाम करता है ना पुलिस, वो बस इसलिए कि उनको केस बढ़ाने के लिए, सामने बढ़ाने के लिए एटलीस्ट उसका हेल्प होता है। कोई कोर्ट नहीं मानता लाई डिटेक्टर टेस्ट। आपने लाई डिटेक्टर टेस्ट में उसको इंजेक्शन दे दिया, उससे बुलवा लिया, हाँ भाई बताओ क्या सच है क्या झूठ है, उसने बोल दिया, एक रूम में बंद करके बोल दिया और आप कोर्ट के सामने बता रहे हो कि हाँ सर देखिए इसने इस पे ऐसे ऐसे जवाब दिया। कोर्ट क्यों मानेगा? कोर्ट तो बोलेगा हमारे सामने बताओ, बुलवाओ, क्या है। समझ में आई ना बात? तो कोई भी किसी को जबरदस्ती ना करे और कोई भी फोर्सफुली भाई तू क्राइम तूने किया है उसको मान, ये किसी के ऊपर फोर्सफुली ना हो, इसलिए हमें ये प्रोटेक्शन मिल रहा है कि नो पर्सन एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस शॉल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। ठीक है, क्लियर? अब ये फिर से ये राइट ही है एक टाइप का, लेकिन यहाँ पे भी हमें थोड़ा एक्सेप्शन मिलेगा। आपको इसके लिए तो फोर्स नहीं किया जा सकता है कि आप बिल्कुल मानो ही कि आपने क्राइम किया है, लेकिन आपको बाकी चीज़ों के लिए तो फोर्स किया जा सकता है। जैसे ब्लड सैंपल दो, तो पता चला कि नहीं हम पे कोई फोर्स नहीं डाल सकता, तो क्या मतलब हाथ जेब में ही लेके घूमोगे आप? नहीं देंगे भाई हम लोग ब्लड सैंपल, ऐसे थोड़ी होगा। ब्लड सैंपल के लिए आपको बिल्कुल फोर्स किया जा सकता है ना। तो बाकी ऐसे आपने विटनेस होना ही है खुद का, इसको लेके तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन ब्लड सैंपल की डिमांड की जा सकती है। क्लियर? तो ये जो 3 राइट्स हैं उसमें से फर्स्ट ये प्रोटेक्शन बस क्रिमिनल केसेस को है, ये सिविल या टैक्स केसेस को नहीं है। फर्स्ट। सेकंड जो है ये प्रोटेक्शन कोर्ट में आपको मिलेगा, लेकिन कोर्ट के बाहर जो भी डिपार्टमेंट में मामले चल रहे हैं वहाँ आपको नहीं मिलेगा। थर्ड, आपने कोई क्राइम किया है इसको लेके आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता है, लेकिन ब्लड सैंपल है या फिर और किसी चीज़ के लिए आपके ऊपर फोर्स किया जा सकता है। क्लियर? ठीक है, 3 पॉइंट्स लिख लो। पहले तो हम लोग आर्टिकल 21 का जो टाइटल है, जो हेडिंग है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम लोग उन राइट्स की बात कर रहे हैं ना, जो राइट्स आर्टिकल 20 भी और आर्टिकल 21 भी, दोनों राइट्स ये ड्यूरिंग इमरजेंसी के टाइम पीरियड में भी जो है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं किए जा सकते। हमने फर्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस किया था। हमारे जो प्रीशियस फंडामेंटल राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हमें हर तरीके की प्रोटेक्शन दे रहे हैं, वो राइट्स को कुछ सर्टेन कंडीशंस में निकाला जा सकता है, लेकिन वो सर्टेन कंडीशन क्या? इमरजेंसी की। इमरजेंसी के टाइम पे बिल्कुल हमारे फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं, लेकिन ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हमारे फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 20 एंड 22 में बिल्कुल नहीं आ सकते हैं। तो हम आर्टिकल 20 तो देख ही लिए। आप सोचिए ना आर्टिकल 20 का कितना इंपॉर्टेंस है। मतलब अगर इमरजेंसी के टाइम पे अगर हमने आर्टिकल 20 को भी रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश किया तो हो गया। तो फिर तो यहाँ तो मतलब पार्लियामेंट लॉज बनाएंगे और लोगों को अंदर डालेंगी। जिसको महीने भर की सजा होनी चाहिए उसको 10-10 साल की सजा हो गई, है ना। फोर्सफुली उनसे मनवाया जाएगा। तो आर्टिकल 20 कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता है। सेम आर्टिकल 21 तो उससे भी ज़्यादा प्रीशियस है, लेकिन आर्टिकल 21 का मीनिंग समझना ये बहुत मुश्किल है। आर्टिकल 20 का इंटरप्रिटेशन, अगर हम ये कहना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएंगी कि आर्टिकल 20 को अच्छे तरीके से इंटरप्रेट किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, ड्राफ्टिंग कमेटी ने, बिल्कुल नहीं। लास्ट 75 ईयर्स के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने ना ही। आर्टिकल 21 ऐसा है ना जो हर बार इंटरप्रेट होता है, हर बार उसका एक मीनिंग निकलता है कि आर्टिकल 20 क्या है। हम कह रहे हैं कि आर्टिकल 21 ये हमारे लाइफ एंड लिबर्टी के राइट्स प्रोवाइड करता है। अब लाइफ का क्या एंड लिबर्टी का क्या, ये दोनों बातें
बड़ा समझना ज़रूरी हो जाएगा। हम जब ये कह रहे हैं ना कि हमें आर्टिकल 21 के द्वारा आर्टिकल 21 हमें लिबर्टी दे रहा है या फिर हमें लाइफ जीने का एक पूरा प्रोटेक्शन दे रहा है, तो लाइफ जीने का मतलब कैसे, उसको समझना ज़रूरी हो जाएगा। वो चला गया। हम उसे कहते हैं कि जीने का अधिकार, आर्टिकल 21। तो जीने का अधिकार मतलब क्या? जीने का अधिकार अभी तो हम लोग अच्छे से जी रहे हैं, इसी के अधिकारों की बात चल रही है क्या? तो बिल्कुल नहीं। जीने का अधिकार बहुत अंदर गहराई से हम उसे सोच सकते हैं। हम जब कहते हैं ना कि जीने का अधिकार आर्टिकल 21 देता है, हमारे इसके अलावा जो है वो कहीं ना कहीं पर्सनल लिबर्टी का राइट हमें आर्टिकल 21 देता है। तो ये जो रास्ते में भीख मांग रहे हैं ठंडी में, उनके शरीर पे कोई कपड़ा भी नहीं है सही तरीके से, तो उनकी जो सिचुएशन है वो भी उनके आर्टिकल 21 को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। जीने का अधिकार मतलब बस जीवन जीने का अधिकार नहीं, जीने का अधिकार डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार। अगर हमें इस देश में आज भी एजुकेशन के राइट्स अगर सही तरीके से नहीं मिल रहे हैं, तो भी वो हमारे आर्टिकल 21 को लेके कहीं ना कहीं वो आर्टिकल 21 हमारे फुलफिल नहीं हो रहे हैं, हम बाहर नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा साउंड पोल्यूशन है, वो भी हमारे आर्टिकल 21 को कहीं ना कहीं हार्मफुल है। आप इस मीनिंग को समझने की कोशिश कीजिए। आर्टिकल 21 बस इतना टाइटल देके छोड़ तो देता है, लेकिन उसका मीनिंग अगर हम लोग निकालने जाए तो हम बहुत गहराई में जो है वो जा सकते हैं। जैसे शांति से विदाउट एनी साउंड, मतलब एकदम शांति में सोने का राइट, वो भी हमारे आर्टिकल 21 में आता है। कोई अगर मर गया है तो उसे दफनाने के लिए या फिर वो एरिया जहाँ पे उसे जलाया जाएगा, उसको वहाँ पे सारी मरने के बाद वहाँ पे सही तरीके से सारा जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें रहती है वो चीज़ें मिले, वो भी आर्टिकल 21 देता है। आर्टिकल 21 ये बियॉन्ड द इमेजिनेशन है। अब ये इतने सारे जो मीनिंग निकले हैं, ये मीनिंग कहाँ से निकले हैं? ये खुद कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है क्या? नहीं, ये हर बार सुप्रीम कोर्ट ने जब केसेस गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, तब सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंटरप्रेट किया कि भाई आर्टिकल 21 का मीनिंग ये भी निकलता है, आर्टिकल 21 का मीनिंग ये भी निकलता है। हम आर्टिकल 21 में हमारे पर्सनल लिबर्टी के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो हमारे फ़ोन का पासवर्ड जान के उसे अगर कोई चेक कर रहा है या फिर हमारे सारे चीज़ों पे, हमारे एक्टिविटीज़ पे नज़र रखी जा रही है, ये भी हमारे आर्टिकल 21 में आ रहा है। हर एक बात जो हमें जिस तरीके से जीना चाहिए फ्री होके, उस फ्री लाइफ में अगर ज़रा भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं तो वो हमारे आर्टिकल 21 पे रिस्ट्रिक्शंस है। फिर वो किसी भी हिसाब से रहें, किसी भी तरीके से रहें। अब और सिंपल बात समझ के चलो कि गवर्नमेंट ने सेम बात लॉ बनाया है कि अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कोई भी, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, पोस्ट करोगे, ये करोगे, वो करोगे, तो आपको सीधा डिटेंशन में डाला जाएगा। तो भाई आपको तो जीवन जीने का अधिकार था अच्छे से, डिग्निटी से, खुली हवा में, लेकिन आपको जेल में डाला गया है, तो ये भी तो आर्टिकल 21 में रिस्ट्रिक्शन है ना। अगर आप बुक में जाके देखो एम लक्ष्मीकांत सर के बुक में, तो आपको लगभग 35-36 लिस्ट मिलेगा कि आर्टिकल 21 में क्या क्या आता है। जैसे अभी हमने कहा ना, खुली हवा में सांस लेना, क्लीन वाटर आपके घर तक आए, वो भी आपके आर्टिकल 21 का पार्ट है। नहीं आ रहा है तो भी हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते, बिल्कुल भाई, बिल्कुल जा सकते। और आर्टिकल 21 को ड्यूरिंग इमरजेंसी के टाइम पीरियड में भी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ जो 2 स्टेटमेंट्स हमने रखे थे, वो 2 स्टेटमेंट्स का मीनिंग समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला तो हमने लिखा था कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ से, और दूसरा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से। जैसे फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है ना कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। पहली बात, इन वर्ड्स को हमने इसके पहले देखा है ना कभी। हम जब सोर्सेस पढ़े थे ना, तो सोर्सेस में सबसे लास्ट आपने लिखा होगा कि जापान से हमने लिया है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। तब पहली बार हमने इसके ऊपर बात की थी हल्की फुल्की। मैंने कहा था कि बेसिकली और एक तरीका रहता है जिसको कहा जाता है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ।
तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है। उसको दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। जो फर्स्ट सेंटेंस है वो फर्स्ट सेंटेंस ये कह रहा है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। मतलब किसी भी पर्सन के राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का जो राइट है ये विदाउट प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। ऐसे मीनिंग निकलता ना उसका। इसका मतलब ये है कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ से किसी के आर्टिकल 21 पे रिस्ट्रिक्शंस लाए जा सकते हैं। उसको आप सेंटेंस को पहले समझिए तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। वो सेंटेंस आप अच्छे से पढ़ो फिर से। पहला सेंटेंस ये कह रहा है कि किसी भी पर्सन के पर्सनल लिबर्टी और लाइफ के जो राइट्स है वो विदाउट प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ से किसी भी पर्सन के पर्सनल लिबर्टी पे रिस्ट्रिक्शंस ला सकते हैं। ये क्या प्रोटेक्शन दे रहा है उसको हम लोग समझेंगे। और दूसरा जो सेंटेंस है वो कह रहा है कि नॉन शॉल एनी स्टेट, मतलब एक ही बात है, बस एक ही बस वर्ड जो है वो चेंज हो रहा है। वो ये कि किसी भी पर्सन के लिबर्टी या फिर लाइफ या फिर प्रॉपर्टी पे विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ रिस्ट्रिक्शंस नहीं लाया जा सकता है। मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से रिस्ट्रिक्शंस लाए जा सकते हैं। इसको अच्छे से समझिए। हम कह तो रहे हैं कि भाई किसी भी पर्सन को या फिर कोई भी पर्सन रहे उसे राइट टू लाइफ है, उसको जीवन जीने का अधिकार है हर तरीके से। मतलब हर तरीके से मतलब अच्छे तरीके से, डिग्निटी का लाइफ, स्टेटस वाला लाइफ, अपनी पॉपुलरिटी कमाने का राइट, ये उसका राइट टू लाइफ का पार्ट है। वो जहाँ रह रहा है वहाँ शांति रहे, वो जहाँ रह रहा है वहाँ पोल्यूशन ना रहे, वो उसके राइट टू लाइफ का पार्ट है। लेकिन अगर इस मामले में रिस्ट्रिक्शंस अगर आ सकता है उसके राइट टू लाइफ के पार्ट में, तो किस हिसाब से आ सकता है? तो वो आ सकता है आपके प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। कैसे, क्या, उससे पहले दोनों का मीनिंग हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि इस दोनों बात को लेके बहुत बहस चली थी जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में काम चल रहा था। बेसिकली ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने इस प्रोसेस को पूरी तरीके से बगल में रख दिया था और उन्होंने कहा था कि नहीं, ये प्रोसेस बिल्कुल भी फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सही नहीं रहेगा। ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है, जो कह रहे हैं कि विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किसी के भी लाइफ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं आ सकते हैं। तो उन्होंने इस बात पे क्यों जोर दिया था? और ये पहली बात क्या है? सबसे जरूरी बात, अगर हम लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखें, आप आर्टिकल 21 पढ़ोगे तो आपको ये नहीं मिलने वाला, आपको ये मिलने वाला है, आपको ये मिलने वाला है। लेकिन इस पे बहस चल रही थी। यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर जो है वो फोर्सफुली कह रहे थे कि नहीं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे हमें जोर देना ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। तो दोनों का पहले बात तो हम लोग मीनिंग निकाल लेते हैं। एग्जाम्पल लेंगे। अगर जब हम लोग लेजिस्लेटिव रूल की बात कर रहे हैं तो लेजिस्लेटिव रूल कैसे बनेगा? तो लेजिस्लेटिव रूल के लिए आपको पार्लियामेंट के किसी हाउस में बिल रखना पड़ेगा। आप लोकसभा में रखो, आप राज्यसभा में रखो, जिस भी हाउस में रखा हो उसमें वहाँ पे आपने मेजोरिटी से पास करना है। फिर वो सेकंड हाउस में जाएगा, सेकंड हाउस में भी मेजोरिटी से उसे पास करना है। दोनों हाउस में मेजोरिटी से पास हुआ बिल फिर जाएगा वो प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट ने अगर उसके ऊपर अपना साइन एंड सील दिया तो फिर वो बिल बन गया लॉ। ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस है इसे हम लोग कहेंगे लेजिस्लेटिव रूल। क्लियर? अब एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझ के चलते हैं कि गवर्नमेंट ने एक बिल लाया है, बिल को पास किया है, पास होके वो लॉ बना है और लॉ है डिटेंशन एक्ट। ये जो प्रोसीजर देखा है उसी तरीके से हम लोग इस प्रोसीजर को भी देखते हैं। जब हम लोग एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो एग्जीक्यूटिव बॉडी में क्या क्या आता है? एग्जीक्यूटिव बॉडी छोटी नहीं है, एग्जीक्यूटिव बॉडी बहुत बड़ी है। अब तक तो हमने बहुत लिमिटेड पर्पस से उसे देखा है। हम जब एग्जीक्यूटिव बॉडी की बात कर रहे हैं या फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी के बारे में हम जब बोलते हैं तो हमने अब तक क्या देखा है कि प्रेसिडेंट रहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहते हैं और अटॉर्नी जनरल रहते हैं। ये बहुत छोटा एग्जीक्यूटिव हुआ, एग्जीक्यूटिव बॉडी बहुत बड़ा है। जैसे हमने क्या कहा था कि एग्जीक्यूटिव का क्या काम और लेजिस्लेटिव का क्या काम? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। अब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स, पॉलिसीज, तो आप सोचो कि यहाँ प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर तो उसे तो बस ऑर्डर निकालते हैं ना। आप सोचो कि एक्चुअली उसे इंप्लीमेंट करने का काम किसका है? सिविल सर्वेंट का। मानते हो? तो बेसिकली इतना थाउजेंड्स ऑफ सिविल सर्वेंट जो है ना, एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। अब सिंपल मामला,
आप रास्ते से जा रहे थे, पुलिस वैन आई, पुलिस वैन से 2 पुलिस वाले उतर के आपको सीधा पकड़ के उन्होंने जेल के अंदर डाल दिया। पहली बात तो जो भी एक्शन हो रहा है वहां उस कारण आपके राइट टू लाइफ रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, मान तो इस बात को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। अब ये जो एक्शन थी उस एक्शन को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा कि बेसिकली ये एक्शन ये लेजिस्लेटिव रूल है या फिर ये एक्शन एग्जीक्यूटिव एक्शन है। अगर वो एग्जीक्यूटिव ही एक्शन है तो यहाँ पे वो जो कोई सर्वेंट है वो अपनी मनमानी कर रहा है, वो अपना रूल चला रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वो लेजिस्लेटिव रूल है तो इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया है कि इन लोगों को या फिर इस सिचुएशन में या फिर इस शहर के लोगों को 2 दिन 3 दिन के लिए पकड़ के जेल में रखो। तो ये लेजिस्लेटिव रूल से अगर एक्शन किया जा रहा है तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर ऐसा कोई रूल नहीं है और यहां पे कोई ऑफिसर या प्राइम मिनिस्टर बस ऑर्डर निकाल के किसी एक्शन को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो आप देखिए इस बात को, नो पर्सन शॉल बी डिप्राइव्ड हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। मतलब किसी के पर्सन, किसी कोई भी पर्सन के लिबर्टी और लाइफ पे रिस्ट्रिक्शन आ तो सकते हैं, लेकिन प्रोसीजर क्या रहेंगी? प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। और प्रोसीजर इस्टेब्लिश लॉ पता है क्या देखता है? प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ ये देखता है कि वो एक्शन लेजिस्लेटिव रूल है कि नहीं है। मतलब अगर वो एग्जीक्यूटिव एक्शन है तो दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, लेकिन अगर वो पार्लियामेंट ने पास किया हुआ बिल है तो वो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के तहत हुआ है। समझ में आई बात? ठीक है। मतलब प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ क्या कर रहा है, तो किसी की हुकूमत या किसी भी ऑफिसर की जो वो वहां पे डिक्टेटरशिप चला सकता है उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं हमारे राइट टू लाइफ को, हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं हमारे पर्सनल लिबर्टी को, लेकिन हमारे लाइफ और लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है अगर वो लेजिस्लेटिव रूल है तो। क्योंकि लेजिस्लेटिव रूल है मतलब सारी चीजें किस तरीके से हुआ है? लॉ के तहत हुआ है। क्या प्रोसीजर चला है ना, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ कह रहे हैं हम लोग। तो लेजिस्लेचर ने प्रॉपर इसके लिए जो है वो रूल लाया कि नहीं। लेकिन अगर कोई मनमानी कर रहा है तो बिल्कुल भी हमारे आर्टिकल 21 में ये चीज नहीं आ सकती, लेकिन अगर इस हिसाब से चल रहा है तो बिल्कुल उसे रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ठीक, समझ में आया? पक्का? यहां तो हमने समझ तो लिया भी कि एक्चुअली ये जो प्रोटेक्शन है ये किसके अगेंस्ट मिल रहा है, तो ये जो एग्जीक्यूटिव एक्शन है जो जबरदस्ती मनमानी कर सकता है उसके खिलाफ है। लेकिन अगर पार्लियामेंट जो लॉ मेकर है या फिर जो लॉ बना सकते हैं उनको अगर उन्होंने अगर लॉ बनाया है तो फिर तो वो रिस्ट्रिक्शंस लाए जा सकते हैं। अब सोचिए ना, पार्लियामेंट ऐसे तो कोई रूल नहीं लाएंगे कि भाई सीधा सीधा इस कम्युनिटी ये लोग इसको पकड़ो, इनको उठाओ, फांसी दे दो, ऐसा तो नहीं कर सकते ना, बिल्कुल नहीं कर सकते। डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं होगा, लेकिन इसमें ऐसा हो सकता है ना, जबरदस्ती। ठीक है, तो इसलिए हम इसे लागू करते हैं कि इस हिसाब से आर्टिकल 21 पे रिस्ट्रिक्शंस ला जा सकते हैं। ठीक, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन इस बात से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे कि हम प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ को देखें। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये इस बात पे अड़े पड़े थे कि नहीं, हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को लागू करें, ये सही तरीका होगा जिस हिसाब से हम किसी भी लॉ को सही तरीके से देख सकते हैं। आप समझते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनके ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मीनिंग क्या निकलता है? ये पक्का समझ गया ना आपको, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ? आप समझिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यहां पे एग्जांपल लेंगे, लेजिस्लेटिव रूल बना के पार्लियामेंट ने डिटेंशन एक्ट तो लाया, लेकिन वो डिटेंशन एक्ट लाने के पीछे का अगर हम लोग मकसद, इंटेंशन अगर सही तरीके से समझ पाए तो शायद हम लोग जान पाएंगे कि पार्लियामेंट का ये एक्शन ये सही है कि गलत है। हो सकता है भी अब पार्लियामेंट में तो उस पार्टी को मेजोरिटी है, मतलब पार्लियामेंट तो अब वहां, मतलब जहां पे जो लोग बैठे हैं वहां पे तो वो लोग बैठे हैं जिनको मेजोरिटी है, उन्हीं की सरकार है। हो सकता है कि कोई उनके अपोजिशन वाले उनके अगेंस्ट कुछ एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, और बिल्कुल भी रूलिंग पार्टी नहीं चाहती है कि अपोजिशन कोई नाटक करे, इसलिए उन्होंने डिटेंशन एक्ट बनाया, अपने ऑफिसर्स को ऑर्डर दिया
कि ये जो लोग हैं ना नाटक कर रहे हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट, इनको सबको उठाओ और सीधा सीधा इनको जेल में रखो, 2 साल 3 साल इनको बिल्कुल जेल से निकालना नहीं। अगर इस इंटेंशन से किया जा रहा हुआ ये लॉ होगा तो लॉ गलत है, ठीक है। तो आप देखिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में हम लोग ये नहीं देखेंगे बस कि ये एग्जीक्यूटिव एक्शन है कि वो लेजिस्लेटिव रूल है, हम ये तो देखेंगे ही कि वो लेजिस्लेटिव रूल है, लेकिन लेजिस्लेटिव रूल अगर बना है तो उस रूल को बनाने के पीछे के पार्लियामेंट के इंटेंशंस क्या है, इंटेंशंस चेक करने का काम करता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। अब मुझे आप ये बताइए कि क्या लगता है आपको ये कौन चेक कर सकता है? पहली बात तो फंडामेंटल राइट्स ये किसके प्रोटेक्शन में आते हैं? सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब केस जाएंगी तो सुप्रीम कोर्ट देखेंगे कि आपके आर्टिकल 21 पे रिस्ट्रिक्शंस तो आए हैं, लेकिन देखना पड़ेगा ना कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनका अगर स्टेटमेंट डाला रहता, जो कि नहीं है, ये स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट ये है, ये नहीं है। अगर स्टेटमेंट ये डाला रहता कि नॉन शॉल एनी स्टेट डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ लाइफ लिबर्टी प्रॉपर्टी विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो सुप्रीम कोर्ट को ये देखना पड़ा रहता कि ओके पार्लियामेंट ने रूल लाया है, लेकिन पार्लियामेंट के रूल लाने के पीछे का इंटेंशन क्या है। अगर वो सही है तो ठीक है, आर्टिकल 21 पर रिस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं, लेकिन अगर वो गलत है तो उस लॉ को सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिव्यू किया जाएगा, ठीक है। अब अगर ये स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है, तो इस स्टेटमेंट के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट क्या देखेगा? भाई जो रिस्ट्रिक्शंस आए हैं वो रिस्ट्रिक्शंस किसकी तरफ से आए, मतलब क्या हुआ है एक्चुअली, वो एग्जीक्यूटिव एक्शन है कि वो लेजिस्लेटिव रूल है। और अगर आपके सुप्रीम कोर्ट के सामने ये प्रूफ हो गया कि पार्लियामेंट ने रूल बनाया है, पार्लियामेंट का बिल है वो जो पास हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट सीधा सीधा उस लॉ को असेंट दे देंगे और बोलेंगे कि भाई प्रोसीजर एस्टेब्लिश लॉ के हिसाब से वो सही है। समझ में आई बात? ठीक है, दोनों में क्या अंतर है। अब कहाँ से ये स्टोरी शुरू हुई थी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से, और सामने क्या क्या हुआ उससे समझने की कोशिश कीजिए। देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास ना एक बहुत ही प्रीशियस राइट है। हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ ये वर्ड को रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस ही है कि वो हर बार प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ ही देखे। कभी ना कभी तो बिल्कुल हिस्ट्री में ऐसा हुआ होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की तरफ ध्यान दिया था। पहले तो हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात करते हैं। जब आर्टिकल 21 डिज़ाइन की जा रही थी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात रखी, बात छिड़ गई, डिस्कशन हुआ, डिस्कशन कम होता था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, डिबेट ही ज़्यादा होता था। तो अब करे तो करे क्या, क्योंकि मैक्सिमम लोग बोल रहे थे कि नहीं प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, अंबेडकर कह रहे थे कि नहीं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। उस टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो जुडिशियल एडवाइज़र थे वो थे यूएस के फेडरल कोर्ट के एक जस्टिस जिनका नाम था जस्टिस फिलिप। हम लोग उनसे सलाह लेते थे। अमेरिकन जस्टिस था एक जस्टिस फिलिप। हम लोग जुडिशरी के मामले में एडवाइस हम उनसे लेते थे। तो जब ये बहस छिड़ रही थी कि क्या करे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, तो उस टाइम पे बेनेगल रामाराव जो एक बड़े पॉलिटिशियन होके गए हैं, उन्होंने इस बात का रास्ता निकालने के लिए इन दोनों चीज़ों को रखा जस्टिस फिलिप के सामने कि भाई वैसे भी आप ही एडवाइज़र हो, तो आप बताइए कि क्या करना चाहिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ रखना चाहिए। यूएस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यूएस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ नहीं। यूएस के फेडरल कोर्ट के सामने जब भी केस आएंगी तो ये बहुत डाउटफुल, मतलब बहुत डाउट करता है ना ये फेडरल कोर्ट, तो सबसे पहले ये लेजिस्लेचर पे डाउट ही करेंगे कि अच्छा ढूंढो तो पहले इंटेंशन क्या था इनका, लॉ लाने के पीछे का इंटेंशन क्या। भाई ऑफकोर्स ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है तो वो इंटेंशन ही देखेंगे ना, थोड़ी ना ये देखेंगे कि अच्छा लेजिस्लेचर ने लॉ किया है क्या तो ओके है, ना ही इंटेंशन बताओ क्या है। तो वहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ चलता है। अब फिलिप्स के सामने जब ये बात गई तो फिलिप ने कहा कि नो डाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये कभी भी बेटर ऑप्शन है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ से। लेकिन फिलिप इसके साथ साथ और कुछ एडवाइस दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यूएस में ये प्रोसेस चलता है, इंडिया में अगर ये प्रोसेस आप लाने की कोशिश कर रहे हो तो पहले आपने ये समझना पड़ेगा कि यूएस का पॉपुलेशन कितना है, इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, यूएस में कितने केसेस आते हैं और इंडिया में कितने केसेस आ सकते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का काम नया नया होगा, केस कम रहेंगे, तो शायद सुप्रीम कोर्ट के लिए ईजी जाए कि वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ
यूज करे। लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ते जाएगा, केसेस बढ़ते जाएंगे, तो हर केस के पीछे क्या लॉज बनाने का इंटेंशन है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं चेक कर पाएंगी, और शायद उस टाइम पे पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट का काम जो है ना वो शायद स्टक हो जाएगा। तो इसीलिए बेटर है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अलावा प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ इसे डाला जाए। अब हो गया, एडवाइजर ने एडवाइस दे दिया, तो हमने फिर कोई बहस इसको लेके सामने नहीं बढ़ाया। आर्टिकल 21 जब बना तो फिर हमने नीचे का स्टेटमेंट ना लेके ऊपर का स्टेटमेंट उसमें नोट किया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। क्लियर यहां तक? लेकिन कहानी यहां नहीं रुकी। इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस आए, उस केसेस में सुप्रीम कोर्ट इन सारे राइट्स को तो यूज करेंगे ना, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो फर्स्ट टाइम, मतलब बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन यहां लागू होता नहीं है, तो 1950 को ही एक बड़ा मजेदार केस आ गया सुप्रीम कोर्ट में। 1950 का केस था जिसे हम लोग कहते हैं गोपालन केस, और गोपालन केस डिटेंशन को लेके था। इसका बैकग्राउंड देखते थे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। गोपालन कौन था? तो गोपालन ये कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर था। रही बात कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी का, तो इनका कभी भी नहीं बना है, बिल्कुल नहीं। सामने जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे आपको समझेगा कि क्या प्रॉब्लम्स है दोनों में। अब यहाँ गवर्नमेंट बनी नहीं, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ नहीं, तो कांग्रेस ने आते आते पार्लियामेंट में एक एक्ट लाया, डिटेंशन एक्ट, और उस एक्ट के तहत सीधा रूल उन्होंने ये बनाया कि वो लोग जिनके ऊपर डाउट हमें आ रहा है, गवर्नमेंट को डाउट आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, उन्हें सीधा डिटेंशन में डाला जाएगा। अब लॉ बन गया। इस लॉ को इंप्लीमेंट करते समय पुलिस फोर्स ने मैक्सिमम जितने भी लोग डिटेंशन में गए सारे के सारे कम्युनिस्ट पार्टी के थे, सारे के सारे कम्युनिस्ट पार्टी के। यहाँ तक आया तो मैं थोड़ा सा बता ही दूँ कि था, बहुत प्रॉब्लम था। ये जो हमारे इंडिया पे जो कम्युनिज्म है, ऑफकोर्स दुनिया भर में आप जाओगे तो कम्युनिज्म के ऊपर प्रभाव किसका होगा? चाइना का या फिर रशिया का। इंडिया पे भी चाइना का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, और कम्युनिस्ट पार्टी के कई बार लोग इंडिया हमारे नेशन के खिलाफ गए हैं। इवन यहाँ तक बता दूं मैं, 1962 को इंडिया चाइना वार हुआ, चाइना वार जीता है, इंडिया हारा है। इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने मिठाई बांटी है। आप सोचो, मतलब यहाँ पे तो देश से ज़्यादा कम्युनिज्म का ज़्यादा इम्पैक्ट है ना, तो फिर ऐसा क्यों हम लोग क्यों सहन करेंगे? एनीवे, जो भी था, अब वहाँ पे कांग्रेस ने वो एक्ट लाया, पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया, इम्प्लीमेंट जब हो रहा है तो जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे उन्हें फटाफट उठा के डाला जा रहा है डिटेंशन में। जब इन्हें डिटेंशन में डाला गया तो गोपालन जो कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर था, इसने सुप्रीम कोर्ट में केस डाली, आर्टिकल 32 के हिसाब से चैलेंज किया कि ये मेरे प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ या फिर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी पे ये कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस है गवर्नमेंट का, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमारे आर्टिकल 21 को ये कर रहे हैं कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का जजमेंट देते समय सीधा सीधा कहा कि आर्टिकल 21 कह रहा है कि भी प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, इससे अगर पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है तो आपके आर्टिकल 21 पे रिस्ट्रिक्शन आ सकते हैं, और डिटेंशन एक्ट जो है वो बेसिकली पार्लियामेंट ने पास किया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसको लेके कोई जजमेंट नहीं दे सकता। तो गोपालन जेल के अंदर रहा। सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड था प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। यहाँ बिल्कुल भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑडी अल्टरम पार्टेम पूरी तरीके से नजरअंदाज किया। ऑडी अल्टरम पार्टेम मतलब दूसरी की भी साइड समझना। कोर्ट में ऑडी अल्टरम पार्टेम से काम चलता है। ऑडी अल्टरम पार्टेम क्या है? ऑफकोर्स कोर्ट है तो दो पार्टीज है ना, दो पार्टी से तो एक पार्टी ने तो अपनी बात रख दी, अब दूसरी पार्टी को भी तो सुनना पड़ेगा ना सुप्रीम कोर्ट ने। तो यहाँ पे क्या हुआ, केस आई, यहाँ गोपालन ने बस ये बात रखी कि ये मेरे आर्टिकल 21 पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रोसिक्यूटर था कोर्ट का, मतलब आपके गवर्नमेंट के उसने क्या कहा प्रोसिक्यूटर ने, भाई पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है, ये तो बेसिकली सारी चीज़ें लीगल है ना। सुप्रीम कोर्ट ने देखा ओके पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है, ठीक है, आपका हमें कुछ नहीं सुनना है, बिल्कुल ये लॉ इंप्लीमेंट होगा, आप अंदर जाओगे। तो यहाँ पे क्या नजरअंदाज किया गया, ऑडी अल्टरम पार्टेम, ठीक। गोपालन जेल के अंदर, लेकिन ये जो बेंच था 5 जजेस का, इन 5 जजेस के बेंच के
एक जज ने बस अपना अलग नजरिया रखा था और उनका कहना था कि नहीं, हमें कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के इंटेंशन पे भी ध्यान देना ज़रूरी था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोई भी जजमेंट मेजोरिटी से लेता है, जो एक जज अलग बात कर रहे हैं ऑफ कोर्स वो उनके अगेंस्ट वो वोट करेंगे, लेकिन 4 जज तो रहेंगे ना। 4:1 ने कहा कि नहीं, पार्लियामेंट का एक्ट सही है। वो जो जज जिन्होंने अपनी अलग सोच रखी थी वो थे जस्टिस फाजल अली। तो मामला ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 21 को लेके सबसे पहली बार ही बहुत क्रूशियल जब मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीटली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अवॉइड करके प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को ही ध्यान में रखा, बस जस्टिस फाजल अली जिन्होंने कहीं ना कहीं अपनी अलग सोच रखी। इसके बाद लेकिन और एक बार केस आई थी जहां पे फिर से इस बात पे डिस्कशन शुरू हुआ था सुप्रीम कोर्ट में कि बेसिकली पार्लियामेंट के लॉज को हम लोग कितना मतलब योग्य माने। और ये जो केस थी वो थी बैंक नेशनलाइजेशन केस। 1969 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहली बार इंडिया के 14 बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया। अब नेशनलाइज करना मतलब किसी की प्रॉपर्टी जो है वो अपने हाथ में ले लेना। गए ये सब लोग, ये ऐसे ये हमारा राइट टू लाइफ है। अरे आप सोचो, आप राइट टू लाइफ को ना बहुत हल्के में ले रहे हो। आप राइट टू लाइफ को जितना सोचोगे ना उतना वो अंदर लेके जाएगा, इतना अंदर लेके जाएगा। अगर मैं क्लास में पढ़ाते समय बहुत चिल्ला के बात कर रहा हूँ और आपको सुनने में इरिटेट हो रहा है तो भी आपके राइट टू लाइफ में रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं। सही में आप राइट टू लाइफ, बहुत खूबसूरत ये आर्टिकल है, इसको बस समझने की जरूरत है। एनीवेज, यहाँ पे मामला ये हो गया कि बैंक नेशनलाइजेशन होगा। ये कोर्ट में केस तो गई। अब कोर्ट में केस गई तो कोर्ट यहाँ पे थोड़ा सा हेजिटेट हो रहा था कि क्या हम लोग जजमेंट दे इसको लेके, हमें क्या करना चाहिए। मतलब यहाँ पे पार्लियामेंट ने एक्ट लाया, बस ये देखना चाहिए कि पार्लियामेंट के एक्ट के पीछे के इंटेंशंस देखने चाहिए। यहाँ पे भी हल्की फुल्का डिस्कशन हुआ, कुछ खास नहीं हो पाया लेकिन डिस्कशन तो हुआ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को लेके हल्का फुल्का डिस्कशन हुआ, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन इसके बाद जो केस आया वो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। 1975 जिस केस को हम लोग हैबियस कॉर्पस केस, अब आपको ये लग रहा होगा कि ऑडी ऑल्टरम पार्टेम हैबियस कॉर्प, भाई हमने इतना पढ़ लिए, ग्रेजुएशन हमारा हो रहा है, इतने इंग्लिश के बुक्स पढ़ लिए, कभी ऐसे वर्ड नहीं देखे हमने। ऑडी नाम की गाड़ी तो देखी है लेकिन इसका मीनिंग नहीं निकल रहा है यहाँ पे। इंग्लिश के वर्ड्स नहीं हैं, ये इंग्लिश के वर्ड्स नहीं हैं, ये टर्म्स हैं, लैटिन टर्म्स हैं, ठीक है। उसके मीनिंग्स हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, एक एक्ट लाया था। पहली बात तो सिचुएशन समझते हैं। 1975 है, थर्ड इमरजेंसी चल रहा था, इंदिरा गांधी का वो इमरजेंसी जो आज भी याद किया जाता है। आज तो और कूद कूद के याद किया जाता है क्योंकि 50 साल हुए थे इसी साल इस थर्ड इमरजेंसी को। और इस इमरजेंसी के टाइम पे एक एक्ट लाया था गवर्नमेंट ने जिसका नाम था मीसा एक्ट। और ये जो मीसा एक्ट था ये बेसिकली डिटेंशन एक्ट था। और गवर्नमेंट को इस एक्ट से ये राइट मिला कि सीधा गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है वो लोग जो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस ला रहे हैं सोसाइटी में, उनको उठा के सीधा जेल के अंदर डाला जा सकता है। अब ये केस बहुत फेमस है सुप्रीम कोर्ट का, हैबियस कॉर्पस एक्ट। अब मामला देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ओके प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के हिसाब से तो सही है क्योंकि पार्लियामेंट ने एक्ट लाया है तो लाया जा सकता है। फिर से वही बात है ना, डिटेंशन मतलब राइट टू लाइफ। अब इस हैबियस कॉर्पस केस का जजमेंट देते समय भी फिर से एक बार एक जज ने अपना बिल्कुल अलग नजरिया रखा था और वो थे जस्टिस खन्ना। और खन्ना साहब का ये कहना था कि नहीं, इस एक्ट के पीछे गवर्नमेंट के इंटेंशंस देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और खन्ना बहुत सही अप्रोच पकड़ के थे। मामला ये था कि गवर्नमेंट ने ज़बरदस्ती लगाया हुआ इमरजेंसी था। लोग अगर रास्ते पे उतर रहे हैं, नो डाउट अपोजिशन ने उन लोगों को लाया। आपको लगता है कि आज भी लोग इतने समझदार नहीं है कि रास्ते में उतरे गवर्नमेंट के खिलाफ, उस टाइम तो और ही थे, लेकिन फिर भी थे लोग गवर्नमेंट के खिलाफ कहीं ना कहीं उनके जो कुछ चल रहा था तो वो सही था ना। गवर्नमेंट जो जबरदस्ती कर रही है तो लोग अपने हक मांग रहे हैं, और क्या कर रहे थे, और वो हक मांग रहे हैं इसलिए आप ला रहे हो ऐसे एक्ट और लोगों को अंदर डाल रहे हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटेंशन ये गलत था ना, गलत था। तो इसलिए जस्टिस खन्ना इन्होंने अपनी अलग सोच तो रखी, उन्होंने ये बात रखी कि नहीं नहीं नहीं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ या फिर इंटेंशन देखना ज़रूरी हो जाएगा। लेकिन इस केस का जजमेंट भी 4 वर्सेस 1 गया और जो केस था हैबियस कॉर्पस वो गवर्नमेंट के बाजू में गया। ठीक है, मीसा एक्ट को मंजूरी मिल गई तो पार्लियामेंट ही जीता। अब जस्टिस खन्ना तक आए हैं तो मैं आपको एक
इम्पोर्टेंट बात बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में वैसे आप देखोगे, लेकिन ठीक है, वैसे भी सुप्रीम कोर्ट जब तक जाएंगे तब तक भूल ही जाओगे मैं आज जो बताऊंगा आपको। जब हम सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं तो आपको सीनियरिटी के बेसिस पे करना रहता है। एक चीफ जस्टिस एंड अदर 33 जजेस, तो 34 जजेस बैठते हैं। तो जैसे अभी जस्टिस गवई थे, तो गवई सर के बाद जो भी मोस्ट सीनियर लेकिन एज वाइज ना, एक्सपीरियंस का कोई मैटर नहीं करता, एज वाइज जो बिल्कुल 65 के आसपास है वो होंगे सीजीआई, वो हो गए। और इसी रूल को फॉलो हम लोग करते हैं। हम क्या दुनिया भर में इसी को फॉलो करते हैं, लेकिन हमारे कंट्री में ये रूल दो बार टूटा है। फर्स्ट टाइम 1973-74 की बात है, 73 की बात है। ऊपर के 3 जजेस जो सीनियर थे उनको सीजीआई ना बना के उनके बाद का 4th जो जज था उसको बनाया गया था सीजीआई। और नो डाउट उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी वो इंदिरा गांधी की थी। अभी मैं बस ऊपर बता दूं, वो जो 3 जज थे ना, वो 3 जज के बेंच ने बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया था, जो जजमेंट ये आज भी सरकार के कानों में गूंजता है। और वो जजमेंट था केशवानंद भारती केस का। तीनों सीनियर उस बेंच में थे। तो जब सीजीआई बनाने की बारी आई थी ना, तीनों को बगल में रखा गया था, तो वो उन्हें मिला हुआ पनिशमेंट था। समझ में आई बात? तीनों ने रिजाइन कर दिया था। उसके बाद सेकेंड टाइम जस्टिस खन्ना ये गए गवर्नमेंट के खिलाफ। अभी बोल रहे ना, इंटेंशन देखना जरूरी है। 1976 को सीजीआई होने वाले थे, यही सीनियर थे, लेकिन इनको हटा के शायद जस्टिस बेग इन्हें बनाया गया था नेक्स्ट सीजीआई। तो ये भी इन्हें मिली हुई सजा थी, क्योंकि ये जा रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ। ठीक है, एनीवेज, यहाँ फिर से एक बार ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को लेके अच्छी खासी बहस तो हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन फाइनली सुप्रीम कोर्ट का वो माइलस्टोन जजमेंट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के लिए, ऐसे नहीं, ऐसे तो नॉर्मल, लेकिन फिर भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के लिए, जिसने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, ऐसे बोल सकते हैं, वो था 1978 मेनका गांधी केस। 1978 में है, तो पहले तो हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट का क्या सीन था। 1977 को जो इलेक्शंस हुए थे लोकसभा के, 6th लोकसभा के इलेक्शंस, उस 6th लोकसभा इलेक्शन में इंदिरा गांधी मतलब कांग्रेस की सरकार नहीं बनी क्या, बहुत बुरी गिरी। अरे इंदिरा गांधी हार गई, संजय गांधी हार गया, रायबरेली कॉन्स्टिट्यूंसी से, अमेठी कॉन्स्टिट्यूंसी से, बड़े सरदार स्वर्ण सिंह हार गया, बड़े नाम ले रहे हम लोग। और ऐसे लोग जीते ना जिनको तो मतलब कोई पहचानता भी नहीं था, इस तरीके से, क्योंकि इनको नहीं लाना था, मामला ये था। हाँ, कोई भी आएगा, ये नहीं आएंगे, ऐसा था मामला। चलो, अब सरकार आ गई नहीं, जनता पार्टी की सरकार थी, जनता दल, मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री हुए। तो 1978 में सरकार जो थी वो जनता दल की है, मोरारजी देसाई की है, और इंदिरा गांधी अपोजिशन में बैठे हैं। अपोजिशन में भी नहीं बैठे हैं क्योंकि वो तो लोकसभा के मेंबर है भी नहीं, बाद में वो साउथ इंडिया से जीत के आए थे, वो बताऊंगा मैं स्टोरी आपको बाद में। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस अपोजिशन में है। अब अगर रूलिंग पार्टी कोई चला रहा है और भाई सारे पावर्स उनके हाथ में हैं, तो रूलिंग पार्टी पूरी कोशिश करता है कि किसी भी तरीके से अपोजिशन को हम परेशान करेंगे। यही काम है, पॉलिटिक्स का यही काम है। अब देखो मामला क्या हुआ। ये मेनका गांधी कौन है, इसको समझाने की जरूरत है, संजय गांधी की वाइफ। और उस टाइम पे मामला ये था कि मेनका गांधी का वीज़ा, उसे यूएस जाना था, उस यूएस का वीज़ा डिक्लाइन कर दिया गया और इंडियन पासपोर्ट ख़त्म कर दिया गया। अब मैडम गई पोस्ट, मतलब वहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस, तो बोला गया कि नहीं, कुछ रूल्स आए हैं, गवर्नमेंट के रूल्स हैं, एक्ट्स हैं, उस रूल के हिसाब से आप नहीं जा सकते हैं, आपका पासपोर्ट एंड वीज़ा जो है वो डिक्लाइन कर दिया गया। ये एकदम सोची समझी साजिश थी कि भाई बिल्कुल नहीं जाने देंगे, हम इसको बिल्कुल नहीं जाने देंगे। अब मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मेनका गांधी केस आई, तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सारे जजेस ने मिलके इस बात पे बड़ी बहस की कि नहीं, हर बार ये पार्लियामेंट का एक्ट बस हो रहा है, इसे हम लीगल मान के चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये देखना ज़रूरी हो जाएगा कि बेसिकली इस एक्ट के पीछे का गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है।
और इंटेंशन ढूंढ के, ऑफकोर्स ये बात सीधी सीधी क्लियर थी भाई कि भाई आपकी सरकार है, आपके अपोजिशन में जो है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। तो इसको जो रोकने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट ये दिया कि किसी भी भारतीय व्यक्ति को आर्टिकल 21 ये भारत के बाहर जाके उसे वापस आने का राइट देता है, और देश के बाहर जाके वापस आने का राइट ये उसके राइट टू लाइफ का पार्ट है, उसके राइट टू लिबर्टी का पार्ट है, जो कोई भी गवर्नमेंट नहीं छीन सकती। आपके एक्ट के पीछे का इंटेंशन ये बिल्कुल इलीगल है, इसीलिए इस एक्ट को इनलीगल घोषित कर दिया गया। और मेनका गांधी केस के जजमेंट ने पहली बार कंप्लीटली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक्सेप्ट किया, कंप्लीटली इंटेंशन देखा गया। सेशन में जब हमने आर्टिकल 19 पढ़ा था तभी मैंने एक बात पे जोर दिया था कि राइट टू मूव एनीवेयर, ये आपको राइट मतलब आर्टिकल 19 ही राइट देता है, लेकिन मैंने कहा कि देश की टेरिटरी में घूमने का राइट, घर वापस आने का राइट, अपने देश के बाहर जाके वापस आने का राइट 19 नहीं देता, तो वो देता है आर्टिकल 21। ठीक है, और ये राइट टू लाइफ का पार्ट बताया है सुप्रीम कोर्ट ने। भाई बिल्कुल उसे जीने की इच्छा है, बाहर जाने की इच्छा है, वो जा सकता है और वापस भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को पूरी तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट किया ना, हाँ बिल्कुल नहीं। वो जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ है आर्टिकल 21 में, वो आज भी वैसे ही है, बिल्कुल भी ऐसा कुछ बदलाव नहीं किया हमने, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वगैरह नहीं डाला और डालने की जरूरत भी नहीं। मामला ये है जब सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि नहीं इंटेंशन चेक करना जरूरी है तो वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को यूज करेंगी, उनको नहीं लगता वो नहीं करेंगे। ऐसे कई केसेस आ गए। हम उसके बाद के भी अगर केसेस की बात करें तो एक केस आई थी खड़क सिंह वर्सेस यूपी गवर्नमेंट, बहुत सीरियसली लिया सुप्रीम कोर्ट ने और बिल्कुल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत यूपी गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने जो है वो जजमेंट दे दिया। एक सुनील बत्रा केस आ गई, सुनील बत्रा केस को लेकर भी बड़ा सीरियसनेस दिखाया सुप्रीम कोर्ट ने, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के खिलाफ अपना एक्शन जो है वो जारी रखा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। लेकिन ऐसी एक केस आई थी राजबाला केस वर्सेस राजस्थान गवर्नमेंट। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया था कि भाई अगर किसी भी लेडी को 2 बच्चे हैं तो वो सरपंच नहीं हो सकती, 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो वो सरपंच नहीं हो सकती। अब ये एक्ट लाया, एक्ट इंप्लीमेंट कर दिया गया, आया मामला, वो जो लेडी है राजबाला वो बनी थी सरपंच, उसने डाल दिया भाई ये मेरे आर्टिकल 21 का पार्ट है, मैं बन सकती हूँ, क्यों नहीं बन सकती। तो यहाँ पे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को सरका के कहा कि नहीं, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, गवर्नमेंट अगर रूल बना रही है तो नहीं। तो ऐसे कई बार हुआ। 2016 जाहिर मुख्तार केस वर्सेस महाराष्ट्र गवर्नमेंट, क्या केस थी वो, राइट टू चॉइस ऑफ फूड, हमें हमारे हिसाब से खाने का राइट, आर्टिकल 21 का पार्ट है भाई, हमें घास खाना है घास खाएंगे, हमें मांस खाना है मांस खाएंगे। अरे राइट टू चॉइस ऑफ फूड है, सही में आप सोचिए ना इसको। तो यहां पे भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है सीधा सीधा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को ही फोर्सफुली इंप्लीमेंट किया। तो अब मामला बड़ा क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हमें इंटेंशन चेक करना है तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ देखेंगे, उन्हें लगता है कि नहीं जरूरत है तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ वो कंटिन्यू रखेंगे। क्लियर, आर्टिकल 21 यहां होता है फिनिश। चल अच्छा, 21A ऐसा है तो ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में होगा कि बाद में डाला होगा अमेंडमेंट। हमने इसको देखा है ना कि अगर अल्फ़ाबेट है तो कहीं ना कहीं वो अमेंडमेंट करके डाला हुआ चीज़ है। ठीक है, ये है राइट टू एजुकेशन। किस लेवल पे उसे समझना ज़्यादा ज़रूरी है। राइट टू एजुकेशन मतलब राइट टू एजुकेशन क्या कहता है कि भाई सबको इन द सेंस किसको वो समझेंगे हम लोग, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, और 2 चीज़ें बोलते हैं हम लोग, फ्री भी देंगे और कंपलसरी भी देंगे। फोकट में दे रहे, कंपलसरी लेना पड़ेगा, सीधा सीधा मामला है। लेकिन लेवल तो देखना पड़ेगा, मतलब आप फिर इंजीनियरिंग डॉक्टर का भी एजुकेशन दोगे क्या, फ्री एंड कंपलसरी दे दो भाई हम करने के लिए रेडी है ना। तो देखना पड़ेगा ना कि किस लेवल पे हमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलेगा। तो उसको भी देखने के पहले हमें कुछ केसेस समझना पड़ेगा। कुछ केसेस जो है बहुत बार गवर्नमेंट या फिर पार्लियामेंट जो लॉज लाती है उस लॉ में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का बहुत बड़ा जो है वो कहीं ना कहीं इंप्रेशन दिखता है, हमें बहुत बार दिखता है। सेम राइट टू एजुकेशन जो 50 साल बाद कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद 50 साल 52 ईयर्स लेटर हमें ये राइट मिला है, राइट टू एजुकेशन का। तो इसके पीछे का बैकग्राउंड अगर हम लोग देखें तो सुप्रीम कोर्ट में केस आया था 1992 मोहिनी जैन केस। मामला यही था कि हम कब देश के बच्चों को वो राइट देंगे जिस राइट से वो अपने करियर को डेवलप कर सके। अब सुप्रीम कोर्ट बड़ा इमोशनल हो गया इस केस को देके, और सुप्रीम कोर्ट ने
कहा कि बेसिकली राइट टू एजुकेशन ये ऑलरेडी आर्टिकल 21 में आता है, क्योंकि राइट टू एजुकेशन ये राइट टू लाइफ का पार्ट है। ये था ना, मतलब आप देखोगे ना, अगर लीज देखोगे ना, आप आज यहाँ से घर जाने के बाद लक्ष्मीकांत सर की बुक देखोगे तो वो लीज देख लेना, आर्टिकल 21 में क्या क्या है, उसमें आपको राइट टू एजुकेशन मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का यही मानना था कि बिल्कुल राइट टू लाइफ का ये पार्ट है। तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, मोहिनी जैन केस के जजमेंट पे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सारे लेवल पे, मतलब लोअर, माध्यमिक, हायर एजुकेशन, हर एजुकेशन में गवर्नमेंट सबको फ्री एजुकेशन देंगी। अरे मर जाएंगे ना गवर्नमेंट, नहीं मरेंगे, कहाँ से देंगी आप सोचो, बिल्कुल नहीं दे सकते। अरे बहुत बार गड़बड़ हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बहुत बार गड़बड़ होता है, क्या करें, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते, कुछ अब दिया है तो दिया है, कुछ नहीं हो सकता। अब लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जजमेंट को अगले ही साल जो है वो चेंज कर दिया। मामला आया था 1993, लेकिन यहाँ तो कहा था उन्होंने हर लेवल पे, हायर एजुकेशन पे भी फ्री एजुकेशन ये बच्चों का राइट है। 1993 को लेकिन एक केस आई, उन्नी कृष्णन केस, और उन्नी कृष्णन केस का जजमेंट देते समय फिर सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा अपने पहले के प्रीवियस जजमेंट को ही थोड़ा पीछे लिया और उन्होंने कहा कि नो डाउट आर्टिकल 21 ही बच्चों को राइट टू एजुकेशन देता है, लेकिन सारे लेवल पे देना ये मुश्किल है। तो 0 to 14 एज ग्रुप के, मतलब प्राइमरी एजुकेशन, ये सारे बच्चों का फ्री एंड कंपलसरी राइट होगा। कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के 43 ईयर्स बाद ऐसा कोई पॉइंट आया है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जजमेंट दिया है। लेकिन जजमेंट दिया है तो ऐसा थोड़ी होता है कि जजमेंट आया मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से अमेंडमेंट्स होते हैं क्या, मतलब अमेंडमेंट अपने आप हो जाते हैं, ऐसा थोड़ी है, वो तो पार्लियामेंट को अमेंडमेंट बिल लाना पड़ेगा ना। 93 के जजमेंट के बाद भी गवर्नमेंट को बेसिकली ये राइट देने के लिए और 10 साल लग गए। 10 साल लग गए मतलब 9 से 10 साल अमेंडमेंट करने को लगा। अटल जी की सरकार थी, बात है सन 2002 की। 2002 में पार्लियामेंट में 86th अमेंडमेंट बिल पास हुआ और 86th अमेंडमेंट ने एक्चुअली आर्टिकल 21A को ऐड किया है और यहाँ से हुआ ये राइट टू एजुकेशन। लेकिन फिर से वही बात, सिर्फ अमेंडमेंट हुई। अमेंडमेंट होना मतलब एक्ट होना है क्या? अरे एक्ट अलग हो गया, ये तो हमने रख दिया यहाँ पे कि ठीक है भाई हम लोग फंडामेंटल राइट्स दे रहे हैं। 2002 को अमेंडमेंट होने के बाद एक्चुअली राइट टू एजुकेशन का एक्ट बना 2009 में, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार, ठीक है, और तब से सारे बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। अच्छा, वो भी एक्ट हुआ 2009 में, लागू हुआ 1 अप्रैल 2010। सीक्वेंस आप बस मेंटेन रखिए। अब 86 अमेंडमेंट आए हैं तो हम थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि 2002 के 86 अमेंडमेंट ने एक्चुअली 3 आर्टिकल पे इफेक्ट किया। उसमें से एक आर्टिकल है पार्ट 3 में, दूसरा है पार्ट 4 में और पार्ट 4A। पार्ट 3 डील करता है फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, 4A फंडामेंटल ड्यूटीज। एकदम फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ते समय मैं आपको बताऊंगा क्या चेंजेस हुए क्या नहीं अच्छे से। इसको तो बस एटलीस्ट उसको ग्राफ में तो रखो, आपको काम में आएगा। इसे भी आंसर राइटिंग के टाइम पे आंसर देते समय ऐसे रख दूंगे, बढ़िया इंप्रेस हो जाएंगे। अब देखो पहले जो था ना मेन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो एक ही आर्टिकल था, वो था आर्टिकल 45 बस, जो एजुकेशन के लिए प्रोविज़न देता था। आर्टिकल 45 डीपीएससी से डील करता है। डीपीएसपी ये नॉन जस्टिसेबल है। नॉन जस्टिसेबल है मतलब आर्टिकल 45 पता है क्या बताता है कि सारे नहीं, 0 to 14 ईयर एज ग्रुप के बच्चों को एजुकेशन देना ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। तो ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है बस, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉन जस्टिसेबल है। अच्छा, आपको क्या लगता है अब राइट टू एजुकेशन कितना प्रीशियस राइट है बच्चों के लिए, लेकिन हमने फिर भी मेन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डाला था, डाल ही नहीं सकते थे। हम कहाँ से उसको फुलफिल करें? आप सोचो ना, गवर्नमेंट को अगर हमने पहले दिन से ही इसके पीछे हंटर लग के पीछे पड़े कि भाई सबको एजुकेशन, या फिर 14 एज तक के बच्चों को सबको एजुकेशन फ्री में देना है, फ्री में, अरे हम खुद को पाल नहीं सकते थे, हम लोग फ्री एजुकेशन कहाँ से दें? ये बड़ी बात है ना। और अगर नहीं हम लोग दे पाते तो हम तो बार बार फिर लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते,
फंस जाती ना गवर्नमेंट, तो हमने क्या किया था, उसको हमने यहाँ ना रख के उसको यहाँ रखा था, डीपीएसपी। डीपीएसपी इज नॉन जस्टिसेबल है, डीपीएसपी बड़ी बड़ी बातें करता है, गवर्नमेंट ये करेंगी, गवर्नमेंट वो करेंगी, गवर्नमेंट स्वर्ग लाएंगी पृथ्वी पे, ये होगा वो होगा, ऐसे ही है सब, ऐसे ही। लेकिन अगर नहीं लाया तो क्या, नहीं लाया तो कुछ नहीं होगा, आज नहीं तो कल ले आएंगे। हम उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते, तो कोर्ट नहीं जा सकते, तो इसलिए हमने इसे 45 में रखा था कि गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा ये कि सबको एजुकेशन गवर्नमेंट फ्री में दे। कर रही थी गवर्नमेंट कोशिश, लेकिन बाद में 86 अमेंडमेंट ने 2 नए आर्टिकल्स डाले हैं। आर्टिकल 21A में उसे फंडामेंटल राइट्स के नाम से दे दिया, या 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम से पेरेंट्स की ड्यूटीज बताई, मैं इसको पढ़ाने वाला हूँ बाद में। और 45 में भी कुछ चेंजेस हुए हैं, क्या चेंजेस हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो यहाँ हम लोग रुकते हैं।